नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने ऊजेनेसिस को पूरा कर लिया था और उसमें हम लोगों ने किस किस प्रकार के अंडे होते हैं, किस जीव के किस प्रकार के अंडे होते हैं, उन बारे में हमने चर्चा की थी। अभी कुछ दिनों से मुझे कमेंट आ रहे थे कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। वाजिब बात है आप सबकी, लेकिन आज मैं एक ऐसा टॉपिक आपके बीच में लेके आ रहा हूँ जिसको देख के या जिसको समझ के जिसको पढ़ के आप लोगों को ये लगेगा कि कंपटीशन बहुत कम है। इससे बड़ा कंपटीशन तो हमने कब का ही पार कर लिया है। यानी कि ये जो कंपटीशन है स्कूल व्याख्याता का, ये तो अपने सामने मामूली चीज है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फर्टिलाइजेशन, जिसको हिंदी में निषेचन बोलते हैं, या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं दिस इज प्रोसेस ऑफ युग्मनज, जो जाइगोट जाइगोट का जो फॉर्मेशन है उसकी प्रोसेस है ये। तो जाइगोट किस प्रकार से बनता है ये आज हम लोग पढ़ेंगे। और जाइगोट एक ऐसी सेल होती है जिसे एक पूरे बड़े जीव का, यानी एक ऐसी एक कोशिकीय सेल होती है जिसे एक बड़े जीव का, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो जो पहले पुराने जमाने में कहते थे कि डायनासोर भी होते थे, या वो हो, या फिर हम लोग मनुष्य हो, या फिर छोटा सा कीट हो, वो सब जाइगोट की एक कोशिकीय संरचना से बनते हैं। उसके बाद में जब उसमें डेवलपमेंट होता है, तो इससे पहले की जो बातें की थी हमने, मैंने एक आउटलाइन आपके दिमाग में बनाई थी जिसमें मैंने फर्टिलाइजेशन भी थोड़ा बहुत आपको बताया था। फिर उसके बाद में मैंने आपको ब्लास्टुला, गेस्टुला, मोरूला के उसके पहले की मोरूला अवस्था, क्लीवेज की क्रियाएं, वो मैंने आपको बताई थी। तो आज हम फर्टिलाइजेशन पढ़ने वाले हैं। और मैंने अभी जब बताया था आपको कि इतना बड़ा कंपटीशन कहाँ है, कौन सा किस प्रकार का कंपटीशन की बात सर कर रहे हैं, तो अभी हम लोग उस कंपटीशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो धैर्य बना के रखें, अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, सका सहेलियों के साथ इस कक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लाइक करना ना भूले, कमेंट करिए कि किस प्रकार की कक्षाएं ये लग रही है। चलते हैं भाई, और बात करते हैं निषेचन की। देखो, थोड़ा बहुत तो मैंने पहले ही बता दिया था, लेकिन मैं शुरू से फिर से स्टार्ट करने वाला हूँ, फर्टिलाइजेशन की बात मैं करने वाला हूँ। ठीक है। देखो, सर्वप्रथम सर्वप्रथम जो है न्यूपोर्ट नामक वैज्ञानिक हुए, और उन्होंने मेंढक के अंडे में जो है, किसके अंडे में, फ्रॉग के अंडे में, फ्रॉग के अंडे में इन्होंने क्या बताया, निषेचन की क्रिया को बताया, फर्टिलाइजेशन की क्रिया का अध्ययन किया। और इसको परिभाषित उन्होंने किया जिसने अपने साइटोलॉजी शब्द जो दिया था, हर्टविंग। जब मैंने आपको साइटोलॉजी पढ़ाई थी, सेल बायोलॉजी इसको हम लोग बोलते हैं, तो मैंने हर्टविंग का नाम लिया था, और इन्हीं हर्टविंग ने जो है निषेचन की क्रिया को परिभाषित किया भाई। तो ये दो चीजें आपके दिमाग में श्योर हो जानी चाहिए कि सर्वप्रथम न्यूपोर्ट ने मेंढक के अंडे में, किसके, फ्रॉग के अंडे में जो है वो इसका, किसका, निषेचन का, फर्टिलाइजेशन का अध्ययन किया। अब आपके लिए एक प्रश्न क्या है यहाँ पे कमेंट में लिखने के लिए, कि फ्रॉग को जो है अपने वैज्ञानिक नाम क्या है। फ्रॉग का वैज्ञानिक नाम आप लोग कमेंट करके बताओ। हार्टविंग ने निषेचन की क्रिया को क्या किया, परिभाषित किया। अब देखो, निषेचन की क्रिया सामान्यतः क्या होती है, एक आउटलाइन जब आप लोगों ने ट्वेल्थ क्लास और उससे पहले क्लास, हालांकि आप लोग अभी जब ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहे हो तो ये चीज़ें आपके लिए कॉमन होगी, लेकिन जब हम लोग 10वीं में पढ़ते थे तब हमको ये बताया जाता था भाई, एक नर युग्मक होता है, एक नर और मादा, उन दोनों की युग्मकों का जो संलयन होता है उससे एक जायकोट बनता है, और उस क्रिया को हम लोग निषेचन कहते हैं, या फिर एमपी मिक्सिस कहते हैं, या सिनेगोमी कहते हैं। ठीक है। तो ये प्रक्रिया, तो वही मैं यही बात बता रहा हूं कि नर का एक युग्मक, जो कि मैंने पहले बना दिया है आपके सामने, स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया आई थी, उससे स्पर्म बना था, और उसी क्रिया के कारण आपके पास क्या आया, स्पर्म आया, बना किसमें, टेस्टिस में, यानी आपके वर्षण में। मादा का जो प्रीम अपने मादा का जो प्राथमिक जनक जनन अंग है आपका ओवेरी, वहां पे oogenesis की क्रिया हुई और एग आपके पास बना। तो दोनों का संलयन जब किया हमने, तो एक यूनिसेल्युलर संरचना आई जिसको हम लोग जाइगोट बोलते हैं। तो ये बातें हम लोग बहुत पहले कर चुके हैं। जिन्होंने वो कक्षाएं नहीं देखी है, कृपया जाके वो कक्षाएं देख ले, ताकि एक तारतम्यता बनी रहे। फर्टिलाइजेशन हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं, जो भी अभी जुड़े हैं उनके लिए मैं बता दूं। चलते हैं, रिक्वायरमेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन। भाई, फर्टिलाइजेशन होने के लिए क्या आवश्यक है, क्या चीजों की आवश्यकता हम लोग पड़ती है। फर्टिलाइजेशन जो है एक एग को फर्टिलाइज होने में किस किस चीजों की आवश्यकता पड़ती है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। निषेचन के लिए सबसे पहले जो है तरल माध्यम, लिक्विड,
यहाँ पे कौन सा माध्यम होना चाहिए, लिक्विड माध्यम होना चाहिए, लिक्विड मीडियम होना चाहिए, यानी तरल माध्यम यहाँ पे आवश्यक है। फिर मैं बात करूं यहाँ पे जो है स्पर्म का काउंट जो है, स्पर्म नंबर ऑफ स्पर्म जो है वो ज्यादा होने चाहिए। जबकि हम लोगों ने स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया पढ़ी थी, तब मैंने बताया था कि लाखों करोड़ों के रूप में आपके जो है स्पर्म बनते हैं, और एक बार के रसकलन में भी लाखों करोड़ों के तादाद में जो है स्पर्म निकलते हैं। ठीक है। तो और दूसरी बात क्या है, यहाँ पे जो है शुक्राणु के परिपक्वन एवं विभेदन के लिए किसकी किसकी आवश्यकता होती है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट थिंग हो सकती है अपने लिए, एक इंपॉर्टेंट बात हो सकती है कि क्या किस कैल्शियम आयन और जिंक आयन की आवश्यकता होती है, किसके लिए, शुक्राणु के मेच्योर होने के लिए और उसके विभेदन होने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, कैल्शियम और जिंक आयन की आवश्यकता होगी। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। मैंने क्या बताया, एक नर युग्मक मादा युग्मक दोनों मिले एक जाइगोट बना, यूजनी सेलुलर संरचना, उसके द्वारा एक कितने भी बड़े जीव का निर्माण होता है। उसके बाद मैंने बताया कि रिक्वायरमेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन, सबसे पहले मैंने बताया तरल माध्यम होना आवश्यक है। उसके बाद स्पर्म की जो है अधिक मात्रा में उत्पादन होनी चाहिए, साथ में इसके मेच्योर होने के लिए कैल्शियम आयन और जिंक आयन आवश्यक होता है। साथ में एक और बात ध्यान रखना, यहाँ जो है अंडा आकार में बड़ा होना चाहिए, अंडा बड़ा होगा आकार में तभी तो शुक्राणु वहां पे जाके उसको निषेचित कर पाएगा। साथ में ओवम के पास भ्रूण के लिए रिजर्व फूड होना चाहिए, रिजर्व फूड के जो है आप योक जो एक होता है, योक आपके पास होना चाहिए भाई, एक अंडे में क्या होना चाहिए, योक होना चाहिए। साथ में प्लेसेंटा भी होना चाहिए जो कि अपने यूथेरियन मेमल्स में पाया जाता है, हालांकि सभी वर्टिब्रेट्स में पाया जाएगा। ठीक है। तो प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से क्या होगा, आपकी जो माता है, जो अपने मादा जो होती है वो अपने शिशु को स्तनपान जो है उसको पोषण प्रदान करने के लिए प्लेसेंटा की आवश्यकता होती है, रक्त के द्वारा उनके पास जो है पोषण न्यूट्रिशन वगैरह जाता है। तो ये 5 बातें आपको ध्यान रखनी है, क्या क्या आवश्यक होनी चाहिए, एक तो तरल माध्यम, स्पर्म का अधिक मात्रा में उत्पादन होना चाहिए, शुक्राणु के परिपक्वन एवं विभेदन के लिए कौन कौन से आयन, कैल्शियम आयन और जिंक आयन होने चाहिए, और अंडा आकार में बड़ा होना चाहिए। साथ में ध्यान रखना ओवम के पास भ्रूण के लिए रिजर्व फूड यानी कि संचित भोजन होना चाहिए। साथ में प्लेसेंटा जिसे अपरा हम लोग बोलते हैं वो होना चाहिए। अब देखो फर्टिलाइजेशन के टाइप्स, और ये आप लोग कई सालों से पढ़ते आ रहे हो तो कोई ज्यादा समझने वाली बात यहाँ पे आएगी नहीं। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, दो प्रकार के फर्टिलाइजेशन या दो प्रकार के निषेचन होते हैं, जिसको हम लोग एक तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोल देते हैं, एक इंटरनल, यानी आपके बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। अब यहाँ पे बाह्य निषेचन में एक बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ जो है निषेचन कहाँ पे होगा, मादा शरीर के बाहर होगा, यानी कि जल में होगा। कहाँ होगा, जल में। जैसे आपने राना टिग्रीना के बारे में, यानी जिसको हम लोग मेंढक बोलते हैं, तो मेंढक में इस प्रकार का होता है। बाकी सियर चीन हो गया, स्टार फिश हो गया, है ना, हाइड्रा हो गया, इनमें सब में क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर, कोई सा भी वाटर हो, वहां पे क्या हो सकता है, आपके निषेचन की क्रिया यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो सकती है। आपके हाइड्रा में ले लो, आपके फ्रॉग में ले लो, या आपके किसमें, आपके फ्रेश वाटर में होते हैं। जब मैं बात करूं मेराइन वाटर की, तो यहाँ पे मेराइन वाटर में सियरचिन, ध्यान रखना मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे लिख लेना आप, सियरचिन और स्टारफिश, दोनों में कौन सा निषेचन होगा, आपके एक्सटर्नल निषेचन होगा, माध्यम कौन सा होगा, मेराइन वाटर। ठीक है। बात करें इंटरनल फर्टिलाइजेशन की, तो हम लोग ये बोल सकते हैं इसके लिए कि जब निषेचन कहाँ पे हो, मादा शरीर के अंदर हो, कहाँ पे हो, जब निषेचन कहाँ हो, मादा शरीर के अंदर हो, तो आपके क्या हो जाएगा, आपके इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं आगे। अब देखो मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन का मैकेनिज्म या उसके स्टेप्स, और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जो है भाग है इस बार का। ठीक है। तो आराम से धैर्य से हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ी सी भी जल्दबाजी हम लोग आज नहीं करने वाले हैं। आज एक बड़ा टॉपिक हम लोग पूरा का पूरा, भले 1 घंटा लगे, 1.5 घंटा लगे, 45 मिनट लगे, कितना भी टाइम लगे, उसको हम लोग पूरा करने वाले हैं। तो आप लोग भी, मुझे आशा है कि ये 45 मिनट या 1 घंटा मुझे देंगे इसको समझाने के लिए। तो ये तो बाहरी आउटलाइन थी जो मैंने अब तक आपको समझाया, लेकिन अब जो मैकेनिज्म मैं बताने जा रहा हूँ वो शायद आपके जरूर काम में आएगा, ऐसे मैं अपेक्षा करता हूँ। ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी कि हम लोग फर्टिलाइजेशन का मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं या फिर उसके स्टेप्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पहला स्टेप्स क्या पढ़ना है हमको, अप्रोच ऑफ स्पर्मेटोजोआ,
यानी कि जो स्पर्मेटोजोआ है वो ओवम तक अप्रोच करेगा, ठीक है। कैपिसिएशन यानी वो योग्यता अर्जन करेगा, यानी कोई डिग्री, जैसे आप लोग एमएससी पास करके आए तो आपके पास कुछ तो योग्यता होगी, यानी आपने एमएससी में जब एडमिशन लिया होगा तो आपने पहले बीएससी कर चुके होंगे, तो वो आपकी एक योग्यता है। और आपने जब भी कहीं रिज्यूमे लगाया होगा तो आपने योग्यता में ये चीज लिखी होगी, भाई मैंने बीएससी कर रखी है, एमएससी में कर रहा हूँ, ऐसा कुछ। बात करें कांटेक्ट ऑफ स्पर्म टू ओवम, स्पर्म ओवम से कांटेक्ट कांटेक्ट कैसे करेगा, या फिर उसको एक्रोसोमल रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। एक्रोसोमल रिएक्शन, जिससे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम निकलेंगे। एक्रोसोम जो कि शुक्राणु का आगे वाला भाग है, जिसको मुंह बोलते हैं, शुक्राणु का हेड रीजन जो होता है ना। ठीक है, अब यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है जो आप लोग कहाँ पे लिख के बताओगे, कमेंट सेक्शन में, कि जो एक्रोसोम होता है ना, ये बनता किससे है, ये कौन सी चीज से, कौन सी कोशिका के अंग से बनता है, ये मुझे आप लोग कमेंट करके बताओगे। एक्टिवेशन ऑफ ओवम, यहाँ एक रिएक्शन होगी, एक्टिवेशन ऑफ ओवम, जिसको हम लोग कॉर्टिकल रिएक्शन बोलते हैं, यानी एक्टिवेट होगा ओवम। ओवम कैसे एक्टिवेट होगा ये हम लोग पढ़ेंगे। फिर फ्यूजन, जिसको हम लोग एक्चुअली में फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, लेकिन मैंने जब पहले बताया था कि एम्फी मिक्सिस कुछ और होता है, तो एम्फी मिक्सिस या फिर उसको फर्टिलाइजेशन या सिनेगोमी, सिनेगेमी, ठीक है। तो प्रोन्यूक्लियाई तक, और प्रोन्यूक्लियाई और आपके मेल मेल के और प्रोन्यूक्लियाई के दोनों के बीच में क्या संलयन, वो क्या होगा, फ्यूजन वाली बात है ना, जो एम्फीमिक्सिस वाली बात है। तो पांचों ही चरण हम लोग एक एक करके अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलते हैं भाई, अप्रोच ऑफ स्पर्मेटोजोआ। तो अब आपने समझा कि मैंने शुरू में जो कंपटीशन वाली बात की थी ना, वो क्यों की थी भाई। पांच चरण तो अपने शुक्राणु को, जो हम बने थे, तो हमारे भाई हम भी एक शुक्राणु का एक पार्ट होंगे, शुक्राणु और अंडाणु मिलने से युग्मनज बना, और मैं और आप, आपके सामने जो है एक जीव का, या फिर मैं अपने आप को एक जीव बोल दूं, कि एक जीव का निर्माण कैसे हुआ, युग्मनज से हुआ। युग्मनज किससे हुआ, शुक्राणु और अंडाणु के संलयन से, दोनों के बनने जो है संलयन से युग्मनज बना। तो वो इतने बड़े जो है पांच चरणों में हम लोग बने, तब पांच चरण हम लोगों ने जो है वो क्वालिफाई किया। जब एक बार रसकलन होता है तो आपको पता है लाखों की संख्या में जो है क्या शुक्राणु निकलते हैं, लेकिन एक ही शुक्राणु ऐसा होता है जो लंबी रेस का घोड़ा जिसको हम लोग बोल सकते हैं, जो योग्यता अर्जन करता है, डिग्री पास करता है, जिस प्रकार से आप आज कंपटीशन में कर रहे हैं। तो ये सब डिग्रियों के वजह से, ये सब डिग्रियां वो लेने के बाद, तो आप लोग जिस प्रकार से कंपटीशन कर रहे हैं ना, तो इसी प्रकार से हम लोग जब बने थे, या फिर आप या हम जब बने थे, तो इस प्रकार का कंपटीशन और इससे कहीं ज्यादा, क्योंकि लाखों की संख्या में दौड़ते हैं, और उनमें से एक ही ऐसा शुक्राणु होता है जो लकी शुक्राणु होता है, वही जाके अंडे को निषेचित करता है, जिसे आप और मैं उत्पन्न हुए हैं। तो अप्रोच ऑफ स्पर्मेटोजोआ, तो यहाँ कंपटीशन की आप लोग बात नहीं कर सकते अब कि इतनी ज्यादा कंपटीशन है ना। अप्रोच ऑफ स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म टू ओवम की बात कर रहा हूँ। सबसे पहला चरण मैं बात कर रहा हूँ, अभी पांच चरण है टोटल, ठीक है, तो एक एक चरण करके हम लोग बढ़ने वाले हैं। देखिए, अप्रोच टू स्पर्मेटोजोआ, आपको पता है स्पर्म और ओवम के बारे में, और ये मैंने कई बार आपको बता दिया है, तो अब आपको गुंजाइश रहनी नहीं चाहिए कि ये चीज आपको नहीं आती है। आपको पता है आपका जो स्पर्म होता है आकार में छोटा होता है, सबसे पहली बात, संख्या में अधिक होता है, मोटाइल यानी चल होता है, क्या होगा, चल होता है, स्पून शेप यानी चम्मच के आकार का होता है, चम्मच, देखो। मैं क्या कर रहा हूँ, चम्मच, चम्मच के आकार का होता है, ठीक है। रैंडमली मूवमेंट, यानी कि यादृच्छिक गति करता है। भाई देखो, हिंदी भी कमाती है, तो इसका मतलब ये मत समझो कि मुझे इंग्लिश भी फुल आती होगी, तो मुझे इंग्लिश भी कमाती है तो हिंदी भी कमाती है, तो थोड़ा सा आप लोग मात्राओं का ध्यान रखें। बाकी मैं कॉन्सेप्ट समझाने में जो है कोई कमी आपको रखूंगा नहीं। तो रैंडमली मूवमेंट की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, यानी यादृच्छिक गति करता है आपका शुक्राणु, ऐसे ऐसे करके पूंछ हिलाता हुआ आगे बढ़ता है, ठीक है। हम बात करें ओवम की, तो आकार में बड़ा होता है, संख्या में ये कम होते हैं, नॉन मोटाइल होता है, और ओवल शेप यानी कि किसका, स्पायरिकल या गोलाकार होता है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया, ठीक है।
स्पर्म एवं ओवम की सरफेस पर कुछ विशेष प्रकार के क्या पाए जाते हैं, रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं, जिसके कारण जो है स्पर्म ओवम की तरफ आकर्षित होता है और ओवम जो है वो स्पर्म की तरफ आकर्षित होता है। यानी एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए दोनों की सतहों पर जो है वो रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं। अब ये रासायनिक पदार्थ कौन कौन से हैं? देखो, स्पर्म की सतह पर तो एक रासायनिक पदार्थ पाया जाता है जिसे हम लोग एंटी फर्टिलाइजेशन कहते हैं या फर्टिलाइजेन कहते हैं, और ओवम की सतह पर फर्टिलाइजेन पाया जाता है। यानी कि एक दूसरे के जो, अब चुंबक देखा आपने, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, तो इसमें भी आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग ध्रुव होते हैं। जैसे अगर इसमें एंटी फर्टिलाइजेन होता है तो वहां फर्टिलाइजेन होता है। तो इसी प्रकार से आपको समझ में आया। अब आगे बात करते हैं, स्पर्म की बात कर रहा हूं। स्पर्म में क्या पाया जाएगा, एंटी फर्टिलाइजन, और यहां क्या पाया जाएगा, फर्टिलाइजन। एंटी फर्टिलाइजन की खोज किसने की थी, बैलेंस्काई ने। यहां फर्टिलाइजेशन की खोज जो है, फर्टिलाइजन बोल रहा हूं, F.R. लिली ने इसकी खोज की थी। अच्छा, ये एंटी फर्टिलाइजेशन किसके बने होते हैं, एसिड किसके बने होते हैं, एसिड प्रोटीन के बने होते हैं। लेकिन मैं बात करूं फर्टिलाइजन की तो ये ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं, यानी दोनों में कहीं ना कहीं प्रोटीन भागीदारी रहता है। ठीक है, ये जो है इसका मोलिकुलर वेट किसका, एंटी फर्टिलाइजेशन का, लगभग 10,000 डाल्टन होता है। यहाँ जो इसका मोलिकुलर वेट है किसका, फर्टिलाइजन का, ये 3 लाख डाल्टन होता है। तो दोनों का ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। साथ में एक और ध्यान रखो कि ये जाति विशिष्ट होते हैं, स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं। क्या होते हैं, स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं ये। फर्टिलाइजन एवं एंटी फर्टिलाइजन क्या होते हैं, जाति विशिष्ट होते हैं, स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, अब इस चीज को मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि किस प्रकार से एंटी फर्टिलाइजन और फर्टिलाइजन काम करते हैं। देखो, थोड़ा सा एक डायग्राम मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं और इससे समझने की कोशिश करो। ठीक है, हम लोग एक पेट्री डिश में मेंढक का स्पर्म लेते हैं या और रेबिट का स्पर्म लेते हैं। ठीक है, किसका किसका, मेंढक का और रेबिट का स्पर्म लेते हैं। तो क्या निषेचन होगा, तो क्या निषेचन होगा, यानी कि एक में तो स्पर्म ले लिया, स्पर्म तो ले लिया मेंढक का और रेबिट का ले लिया ओवम, तो क्या दोनों निषेचन करेंगे, तो यहाँ आंसर होगा नहीं। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछा जा सकता है। अब मैं आपको समझाता हूँ एंटी फर्टिलाइजन और फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया। ठीक है, अब देखो ये आपके सामने एक ओवम है, और ओवम जो है पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा बता रहा हूँ, ये आपको ध्यान रखना है, ये पूरा का पूरा एक ओवम है आपके सामने, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। ठीक है, और इसके बाहर एक इसके बाहर जो है एक लेयर पाई जाएगी जिसे हम लोग कोरोना रेडिएटा बोलते हैं, और उसके अंदर वाली जो लेयर होगी उसे जोना फ्लूसिडा बोलते हैं। अब देखो, समझने वाली बात यहाँ पे क्या है, आपके सामने ये फोलिकल सेल है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पुट्टक कोशिकाएं, जो मैंने पहले भी आपको बताया इसके बारे में। अब देखो, जैसे ही शुक्राणु गया, शुक्राणु तैरता हुआ जाएगा अंडे के पास, और होगा कहाँ पे, बताओ, निषेचन होगा कहाँ पे, अंडवाहिनी में। अब वहां पे अपने शुक्राणु के पास एक क्या होता है, ZP3 लिजेंड प्रोटीन होता है, और जो अंडा जो होता है उसके पास क्या होता है, ZP3 रिसेप्टर होता है। यानी ये एक तो एंटी फर्टिलाइजेशन हो गया, एंटी फर्टिलाइजन हो गया, ये तो एंटी फर्टिलाइजन हो गया, और ये क्या हो गया, ये जो है ये क्या हो गया, फर्टिलाइजन हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, ये तो क्या हो गया, एंटी फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजन, और ये क्या हो गया, फर्टी फर्टिलाइजन। ठीक है, एंटी फर्टिलाइजन और फर्टिलाइजन। ठीक है, अब देखो, जैसे ही इस आपके शुक्राणु ने इसको, इस आपके कोरोना रेडिएटा को तोड़ा, तोड़ने के बाद यहाँ जो ये लिजेंड पाए गए, ये जो रिसेप्टर पाए गए, ये रिसेप्टर इसको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, और जैसे ही ये जाके इससे जुड़ेगा, ये शुक्राणु यहाँ जुड़ चुका है इससे जाके, तो उसके बाद कुछ रासायनिक पदार्थ ऐसे आएंगे जो कि इस ओवम को सिक्योर कर लेंगे, जिसके बाद किसी भी आपके स्पर्म की औकात नहीं होगी कि जाके इसके साथ जुड़े या बाइंडिंग कर जाए। जिससे क्या होगा, ये सिक्योर कैसे करेगा, सिक्योर करेगा कि ये जो जेड पी थ्री रिसेप्टर है उनको नष्ट कर देगा। कौन, आपके जो इसका जो मेच्योरेशन फेज है, इसका जो जो जैसे ही ये जो लिजेंड होंगे, इसमें कुछ रासायनिक पदार्थ जो है स्रावित होंगे, आपके जो लिजेंड और रिसेप्टर जब मिलेंगे तो उसके बाद
ये अपने आप को सिक्योर कर लेगा अंडा। भाई अब इसको कोई निषेचित नहीं कर सकता है। और आपको पता है एक स्पर्म की जो जीवनचर्या होती है वो 24 घंटे की होती है, तो 24 घंटे बाद वो वहीं पूंछ चिल्ला के मर जाएगा। तो आपको समझ में आया कि किस प्रकार से आपके एंटी फर्टिलाइजन और फर्टिलाइजन जो है वो काम करते हैं। आगे चलते हैं और आगे चल के कैपिसेशन के बारे में पढ़ते हैं, जो कि दूसरा पार्ट है, बी पार्ट है ना। क्या है? बी पार्ट है। दूसरा चरण है कैपिसिएशन, योग्यतार्जन। योग्यता योग्यतार्जन। स्पर्म ओवम को निषेचित करने की क्षमता क्या करता है? अर्जित करता है। अब वो कैपिसिएशन होगा कहाँ पे इसका? या तो वो अधिवर्षण या एपिडिडाइमस में करेगा, या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जिसमें वजाइना आ गई आपकी, है ना, गैट्रस आ गया, फेलोपियन ट्यूब आ गई, कहीं भी कर सकता है। ठीक है। अब देखो आपका जो स्पर्म है उनमें अलग अलग टाइम पे अलग अलग जीव में जो है कैपिसिएशन होता है। आपके बात करूं मैं रेट की, जो रेट जो होता है चूहा, चूहे में 1.5 घंटे में आपके जो है योग्यता अर्जन हो जाता है। रेबिट में जो है आपके 6 आवर लगते हैं। ह्यूमन में आपके 7 घंटे लगते हैं। और इस पीपीटी को बनाने में भी बहुत टाइम लगता है। अगर आप लोग जागरूक हो तो अभी जाके इसको, इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लो भाई, है ना। चलते हैं आगे। आपको समझ में आया योग्यता अर्जन किस प्रकार से हुआ। अब आगे बात करते हैं। अब ये कांटेक्ट करेगा किससे? ओवम से। और किस प्रकार से कांटेक्ट करेगा ये भी आपको जो है मैं बताने वाला हूँ। एक्रोसोमल रिएक्शन इसको बोलते हैं। ये मैं शियर चेन में बता रहा हूँ, है ना, शियर चेन। ठीक है, आपको समझ में आया ना शियर चेन मैं किसकी बात कर रहा हूँ? शियर चेन की बात कर रहा हूँ। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आता है तो एक्रोसोमल रिएक्शन स्टार्ट होती है। यह आपकी क्या है? जेली कोट है। ये आपके वेटेलाइन मेम्ब्रेन, और ये आपके क्या हो गई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ओवम। ओवम की क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। जैसे ही आपके ये आपका जो शुक्राणु है, परफोरिटोरियम जो है या शुक्राणु जो है, इसके अंदर क्या परफोरिटोरियम पाया जाएगा? जी एक्टिन। ठीक है। अब ये जैसे ही इससे कांटेक्ट कर रहा है यहाँ पे क्या होगा? NO प्लस और Ca प्लस जो है +2, NO और Ca+2 आयंस जो है उनका तो इन्फ्लेक्स होगा, यानी कि अंतर प्रवाह होगा, अंतर प्रवाह। और ये जो H+ आयन है इनका क्या होगा? बहिर्प्रवाह होगा। और यहाँ पे पीएच बढ़ेगी। कौन सी पीएच? इंट्रासेलुलर पीएच बढ़ेगी। ठीक है। लेकिन बही प्रवाह होने के कारण यहाँ जो है ये क्या होगी? पीएच कम होगी। जब हाइड्रोजन आयन बढ़ेंगे तो पीएच कम होगी, हाइड्रोजन आयन कम होंगे तो पीएच बढ़ेगी। यहाँ पे जैसे ही ये जाके इससे टकराएगा, यहाँ पे जो है एक्रोसोम में से आपके स्पर्मेलाइसिन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम फटेंगे और फट के आपकी जो जेली कोट है उसको नष्ट कर देंगे। यहाँ पे साल्ट कॉन्ट्रेक्शन बढ़ेगा। यहाँ पे जो आपके क्रोमोसोम में पाए जाते हैं बाइंडिंग प्रोटीन, क्या पाए जाते हैं? बाइंडिंग प्रोटीन। और ये जाके किससे? ये देखो, ये जो आपके परफोलियन प्रोटीन है, प्रोफिलिन प्रोटीन जो है, वो जी एक्टिन जिसको मोनिमर कहते हैं, ये साल कॉन्ट्रेक्शन के थ्रू आपके जो है एक क्रोमोसोमल फिलामेंट का निर्माण करेगा और आपके परफोलिन प्रोटीन को जो है रिमूव कर देगा। इसे हम लोग पॉलीमेराइजेशन कहते हैं। ठीक है। अब ये यहाँ पे हुआ और किसको? जेली कोट को नष्ट करता हुआ ये आगे बढ़ा, और यहाँ पे क्या हुआ? ये इससे बाइंडिंग हो गया, क्योंकि बाइंडिंग प्रोटीन पाए जाते हैं। एक्रोसोमल फिलामेंट क्या करेंगे? बाइंडिंग प्रोटीन को जो है निकालेंगे और आपके जो है किसके साथ जुड़ जाएंगे? किसके साथ जुड़ जाएंगे? ये देखो, आपके विटेलाइन मेम्ब्रेन के साथ ये जुड़ जाएंगे। ठीक है। आगे बात करते हैं। एक्रोसोमल फिलामेंट पर बाइंडिंग प्रोटीन उपस्थित होते हैं। ये बाइंडिंग प्रोटीन स्पर्म को ओवम के साथ क्या करते हैं? संयोजित करते हैं। कहाँ पे? स्पर्म में। और स्पर्म कहाँ? एक्रोसोमल फिलामेंट बनेगा, उसके बाद आपके बाइंडिंग प्रोटीन उपस्थित होते हैं उसमें और ओवम के साथ वो जुड़ जाएगा। अब देखे, ये देखो, ये पूरी प्रोसेस यहाँ समझ लो। स्पर्म जो है वहां आपको आपको समझ में नहीं आया तो मैंने यहाँ भी आपके लिए बनाया है। अब यहाँ पे क्या होगा? स्पर्म जो है, स्पर्म किसका? CH का, ये जेली कोट पे अटैक करेगा। किसकी? एक की जेली कोट पे। और यहाँ स्पर्म में क्या क्या होगा? यहाँ पे जो है Na+ आयन का जो है इनफ्लेक्स होगा और H+ आयन का क्या होगा? इफ्लेक्स होगा, है ना। बहिर्सेपन और अंतःसेपन मैंने आपको बताया। यहाँ क्या हो रहा है? साल्ट कॉन्ट्रेक्शन और पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया के कारण यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है किसका? आपके एक्रोसोमल फिलामेंट का। ठीक है। जैसे ही स्पर्म में आपके Ca+ आयन का इन्फ्लक्स हुआ, इन्फ्लक्स यानी अंतरसेपन हुआ,
वहां पे क्या क्या होगा, स्पर्म की जो मोटिलिटी और फर्टिलिटी है उसमें वृद्धि होगी। आपकी जो एक्रोसोम है वो रप्चर्ड हो जाएगा, फट जाएगा, और उसके बाद इसमें से जो है स्पर्मेलाइसिन जो है एंजाइम, वो क्या होंगे, रसकलित होंगे, और आपकी एक की मेम्ब्रेन को फाड़ देंगे, रप्चर्ड कर देंगे। ठीक है, एक की मेम्ब्रेन को क्या कर देंगे, रप्चर कर देंगे, और आपके सिक्रेशन होगा बाइंडिंग प्रोटीन का, और किसके साथ जुड़ जाएंगे, अंडे के साथ जुड़ जाएंगे। समझ में आया? आपके एक बार फिर से समझो कि आपके स्पर्म में जेली कोट पे अटैक करेगा, उसके बाद जैसे ही इसके कांटेक्ट हुआ, उसके बाद स्पर्म में जो है Na+ जो आयन है उनका इन्फ्लक्स होगा, H+ आयन का इफ्लेक्स होगा, साल्ट का कॉन्ट्रेक्शन बढ़ेगा, उसके बाद पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया के दौरान आपके एक्रोसोमल फिलामेंट बनेंगे। आपके जो दूसरी तरफ जो है स्पर्म में कौन सा क्या बढ़ेगा, कैल्शियम आयन जो है उसका इन्फ्लक्स होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्पर्म की मोटिलिटी और फर्टिलिटी में वृद्धि होगी, उसके दौरान रप्चर्ड हो जाएगा एक्रोसोम, और उसमें से जो आपके एंजाइम है वो फ्री हो जाएंगे, स्पर्मेलाइसिन प्रोटीन जो एंजाइम है वो फ्री हो जाएंगे, और एग मेम्ब्रेन को क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। एग मेम्ब्रेन नष्ट जैसे होगी, उसके बाद सिक्रेशन होगा किसका, बाइंडिंग प्रोटीन का, और बाइंडिंग प्रोटीन का जैसे ही सिक्रेशन होगा भाई, अब देखो जैसे ही बाइंडिंग प्रोटीन का सिक्रेशन होगा, उसके बाद क्या होगा, ये जुड़ जाएगा किसके साथ, एग के साथ। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि किस प्रकार के एंजाइम जो है यहाँ पे पाए जाते हैं और किसके किसका काम है यहाँ पे। ठीक है, एक्रोसोम जो है स्पर्म में लाइसिन प्रोटीन, ये जिसको हम लोग अम्लीय नेचर का जो है, अम्लीय प्रकृति का पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अब ये 3 प्रकार के होते हैं, एक तो आपके जोनालाइसिन, ठीक है, एक आपके कोरोना पेनेट्रिंग एंजाइम, एक आपके हाई ल्यूरोनोडेज। ठीक है, अब जो जोनालाइसिन है ये किसको नष्ट कर देगा, आपके जोना पेलिसुडा को नष्ट कर देगा, है ना, ये नॉन सेलुलर लेयर होती है आपके जोना पेलिसुडा। अब इसको क्या करेगा, नष्ट कर देगा। उसके बाद जो कोरोना पेनेट्रिंग है, ये कोरोना रेडिएटा को जो है नष्ट कर देगा, और आपके हाई ल्यूरोनोडेज एंजाइम जो है वो आपके हाई न्यूलेरिक जो है एसिड है उसका विखंडन करेगा। ठीक है, मगर थोड़ा सा बोलने में ये कुछ कुछ शब्द आते हैं ना, ये मैं बोल नहीं पाता हूँ, तो ये बचपन की गलती है, मेरी गलती नहीं है। ठीक है, बात करते हैं आगे। एक्टिवेशन ऑफ ओम, ये अगला चरण है अपना, चौथा चरण। ठीक है, अब यहाँ पे ओम जो है एक्टिवेशन होगा। एक्टिवेशन होगा जब स्पर्म अंडे के पास आते हैं, तो अंडे में भी परिवर्तन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मेशन होगा फर्टिलाइजेशन कोन का। ठीक है, आपके जो निषेचन शंकु है उसका निर्माण होगा। उसके बाद फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का निर्माण होगा, और ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का निर्माण किसके द्वारा होता है, आपके कोर्टिकल ग्रेनुअल्स के द्वारा। फिर मोटाबेलिक जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कौन कौन सी होगी इसके दौरान, ये भी हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन। जैसे ही आपका शुक्राणु और अंडाणु मिला, तो उसके बाद आपकी क्या बन गया, फर्टिलाइजेशन कोन बन गया, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ओवम के संपर्क पे आने पे क्या बनेगा, एक जो है एक शंक्वाकार रचना बनेगी और फर्टिलाइजेशन कोन बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनेगी, किसके द्वारा, आपके ओवम में गोल्जी बॉडी के द्वारा किसका निर्माण होगा, कोर्टिकल ग्रेनुअल्स का। अब ये कोर्टिकल ग्रेनुअल्स जो है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेस मटेरियल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपरेंट मटेरियल भरा होता है। जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंस मटेरियल है उसमें म्यूकोपॉलीसेकेराइड भरा होता है। क्या भरा रहता है, म्यूकोपोलराइज जो है म्यूकोपॉलीसेकेराइड भरा होता है। आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपेरेंट मटेरियल में हाइलिन लेयर बनाता है ये जो। ठीक है, अब देखो किस प्रकार से बनती है, वेटेलाइन मेम्ब्रेन प्लस म्यूकोपॉलीसेकेराइड दोनों मिलके किसको, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन को बना देंगे। किस कौन कौन, वेटेलाइन मेम्ब्रेन और म्यूकोपॉलीसेकेराइड सिगरेट। मैंने आपको बताया था अभी विटेलाइन मेम्ब्रेन क्या होती है ना, वो दोनों मिलके किसका निर्माण करेंगे, म्यूकोपॉलीसेकेराइड, जो किसमें भरा होता है, इलेक्ट्रॉन डेंस मटेरियल में, और दोनों मिलके किसका निर्माण करेंगे, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, जो कि किसको, बहुभ्रूणता को रोकती है। ये मैंने आपको पहले समझा चुका हूँ ये चीज, है ना, तो आपको समझ में आनी चाहिए है कि अभी अभी जब मैंने ये बात आपको बताई थी, कौन सी बात, ये वाली बात, कि जैसे ही एक शुक्राणु गया उस किसके पास, आपके अंडाणु के एक रिसेप्टर के पास जाने के बाद जो है वो किसका निर्माण हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का निर्माण हो जाएगा, और निर्माण होने के बाद आपके जितने भी रिसेप्टर है वो टूट जाएंगे, रिसेप्टर टूट जाएंगे या कोरोना रेडिएटा जो है वो टूट जाएगी।
है ना, सॉरी जोना पेलिसिडा टूट जाएगी। तो जोना पेलिसिडा टूटने के बाद आपको पता है जब जोना पेलिसिडा नहीं रहेगी तो रिसेप्टर भी नहीं रहेंगे, रिसेप्टर नहीं रहेंगे तो आपके निषेचन होगा कैसे फिर, है ना। बात करें यूथेरियन मेमल्स में फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का निर्माण नहीं होता है, ये ध्यान रखना। यूथेरियन मेमल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो ये यहाँ पे देख लो, ये आपका क्या हो गया, गोल्जी बॉडी, हाँ जीबी, गोल्जी बॉडी हो गया। अब ये गोल्जी बॉडी जो है ये किसके साथ जुड़ेगा, ओवम के साथ, है ना, किसकी ओवम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। और यहाँ विटेलाइन मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज्ड होंगे, यहाँ कोर्टिकल ग्रेनुल्स का निर्माण होगा। इलेक्ट्रोडेंस मटेरियल में क्या प्रभाव होता है, पॉली पॉली बताओ, म्यूकोपॉलीसेकेराइड। और म्यूकोपॉलीसेकेराइड जो है वो इसके साथ मिलके किसका निर्माण कर लेंगे, नीचे तो काचाब जो है स्तर का निर्माण कर लेंगे जिसको हाइलिन लेयर बोलते हैं, और ऊपर किसका निर्माण कर लेंगे, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। और यही फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन आके जाके बहुभ्रूणता को रोकेगी, ये देख लो आप, ठीक है, दिख रहा है। चलो आगे चलते हैं। अब आगे बात करते हैं, गोल गोल्जी बॉडी कोर्टिकल ग्रेनुल्स का निर्माण करते हैं, ये मैंने अभी आपको बताया। और ये कोर्टिकल ग्रेनुल्स जो है अंडे की प्लाज्मा के नीचे व्यवस्थित हो जाते हैं। ये यहाँ पे देखो, ये डायग्राम में देख लो आप लोग किस प्रकार से व्यवस्थित हो चुके हैं ये। एक मिनट, एक मिनट भाई, एक मिनट रुक जाओ। हम्म, ठीक है, आगे बात करते हैं। फिर क्या करते, ये फट जाएंगे, क्या व्यवस्थित होकर क्या होंगे, फट जाएंगे। फटने से इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेस मटेरियल है उसमें से म्यूकोपॉलीसेकेराइड निकलेगा और वेट्रिलाइन मेम्ब्रेन की सतह पर जाकर मिल जाएगा और फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का निर्माण हो जाए। आपके जो इलेक्ट्रॉन ट्रांस मटेरियल है ये प्री वेट्रिलाइन स्पेस में भरकर काचाब स्तर का निर्माण करेगा। प्री वेट्रिलाइन जो स्पेस है, जो खाली स्पेस बचेगा उसमें तो क्या भर जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांस मटेरियल। और आपका म्यूकोपॉलीसेकेराइड विटेलाइन मेम्ब्रेन के साथ मिलकर फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का निर्माण करेगा। आगे बात करते हैं, यहाँ क्या हो रहा है, यूथेरियन मेमल्स को जो है ह्यूमन में पॉलीस्पर्मिक निम्न प्रकार रोका जाता है। जो यूथेरियन मेमल में मैंने आपको बताया आपको कि क्या होता है, यूथेरियन मेमल्स में आपके फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन नहीं बनती है, ठीक है। तो जब फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन नहीं बनती है तो इसके बाद यहाँ पॉलीस्पर्मी कैसे रोकेंगे, तो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी इन ह्यूमन किस प्रकार से रोकेंगे। पहले तो पास्ट ब्लॉक में देखते हैं, यहाँ पे जो है जैसे ही स्पर्म ओवम की प्लाज्मा झिल्ली के संपर्क में आता है तो ओवम की जो है पीएम यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो डीपोलराइज्ड हो जाती है। और डीपोलराइज्ड होने के बाद अन्य दूसरे स्पर्म के लिए इम्प्रेमिबल यानी अपारगम्य हो जाती है। डीपोलराइज्ड होने के बाद ये अपारगम्य हो जाएगी जिसके बाद ये इसमें प्रवेश नहीं करते हैं। जैसे ही स्पर्म ओवम में प्रवेश करता है तो ओवम के द्वारा कुछ रासायनिक पदार्थ स्राव किए जाते हैं। ये रासायनिक पदार्थ जोना प्लूसिडा पर उपस्थित जेड रिसेप्टर को रप्चर्ड कर देते हैं, मैंने अभी आपको बताया, जिससे क्या दूसरे स्पर्म जो है ओवम को निषेचित नहीं कर पाते। भाई अब जब आपके रिसेप्टर है जेड वही नष्ट हो गया तो क्यों, कैसे आपके पास निषेचन की क्रिया होगी बताओ। क्योंकि आपस में एंटी फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन मिलेंगे तभी तो आप, आपकी जो है निषेचन की क्रिया नहीं होगी। अब आपके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में क्या क्या होता है, आपके जो ओवम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यहाँ के आपके पोटेशियम आयन, जल का जो अणु है, ग्लाइकोल है, PO4 है, इसके प्रति पारगम्य होते हैं, मतलब ये पदार्थ ही जा सकते हैं। उसके बाद पॉलीसेकेराइड का विखंडन होता है, ठीक है। यहाँ क्या होगा, प्रोटीन संश्लेषण की दर कम हो जाएगी और O2 के उपभोग की दर भी कम हो जाएगी, यानी ऑक्सीजन के उपभोग की दर भी कम हो जाएगी। और इस क्रिया को क्या कहते हैं, पोस्पोराइलेशन, ठीक है। ये यहाँ पे आप लोग डायग्राम देख सकते हैं, वैसे डायग्राम आएगा नहीं लेकिन फिर भी मैंने बनाने की कोशिश की है। अब आगे बात करते हैं फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई, है ना। अब यहाँ पे तीन पाथवे, जो तीन रास्ते हैं, उन तीन रास्तों के द्वारा ये आपके पास जो है फ्यूजन होगा मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई का, ठीक है, यानी एपिमिक्सिस की क्रिया जो है वो होगी। सबसे पहले पेनेट्रेन पाथवे, कॉपुलरी कॉपुलेटरी पाथवे और क्लीवेज पाथवे। सबसे पहले देखो पेनेट्रेन पाथवे, और यहाँ से डायरेक्ट शुक्राणु पूरा का पूरा जो है वो अंदर जा रहा है और 180 डिग्री पर जो है घूमेगा यहाँ से। जैसे ही 180 डिग्री पे घूमेगा, यहाँ पे जो प्रो आपके न्यूक्लियस है वो आपस में जो है कोपुलेटरी पाथवे के द्वारा जो है यहाँ तक पहुंचेगा और यहाँ हिप्लोइड
हिप्लोइड तो पहले से ही है, दोनों मिल जाएंगे। इधर देखो, इधर कौन सा पाथवे है, काइमेरिक जो रिएक्शन होती है उसके द्वारा फीमेल प्रोन्यूक्लियाई आपस में मिलके फ्यूज्ड होके आपके जो है लास्ट में कहाँ क्लीवेज पाथवे का निर्माण करेंगे। आपको समझ में आया? किसके द्वारा घुस रहे हैं? प्री न्यूट्रिएंट पाथवे, और उसके बाद कोपुलेटरी पाथवे के दौरान जो है दोनों का संगम हो रहा है। दोनों का संगम होने के बाद आपके क्लीवेज पाथवे के द्वारा जो है इसका निषेचन की क्रिया, फ्यूजन क्रिया समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अब आपको आगे और बताता हूँ। सियर चेन में हेड व मेल पीस ओवम में प्रवेश करता है, जबकि ह्यूमन में देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि ह्यूमन में ओवम, ह्यूमन का जो ओवम है उसमें संपूर्ण स्पर्म अंदर जाता है, और ये प्रश्न मैंने कई बार देखा है। क्या ह्यूमन के ओवम का जो ओवम में जो है स्पर्म पूरी तरह से अंदर जाता है, उसमें पहुंच वहुंच सब जाएगी, लेकिन सियरचन की बात करूँ तो हेड व मिडल पीस वाला जो भाग है यानी कि टेल जो है वो अंदर नहीं जाएगी। मनुष्य में निषेचन की क्रिया किस में होती है? फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला भाग में होती है। ध्यान रखना, ये भी प्रश्न बनता है, इस्थमस और एम्पुला दो बार, है ना। ठीक है, निषेचन का महत्व देखो, यहाँ पे जो है निषेचन के परिणाम स्वरूप ही तो जाइगोट का निर्माण होगा, तो इसमें और जेनेटिक वेरिएशन आएगा, क्लीवेज पेथवे का निर्धारण करेगा। तो आपको पूरी की पूरी फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया समझ में आई होगी, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। मिलते हैं अगले धमाकेदार क्लास में, तब तक के लिए राम राम सा।